अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल ने धावा बोल दिया है। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक इमदादी काफिले को रोकने या चंद कारकुनान की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सवाल की जानिब इशारा करता नजर आ रहा है कि आखिर आलमी ज़मीर कहाँ सो रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, जिसमें 37 ममालिक के कारकुनान शामिल थे, महसूर गजा के अवाम तक खुराक और अद्वियात पहुंचाने के लिए रवाना हुआ था। इन पर ना हथियार थे, ना जंगी अजाइम, सिर्फ दवाएं, खाने पीने का सामान और इंसानियत की खिदमत का जज्बा था। लेकिन इसराइली बहरिया ने इन पर हमला किया, वाटर कैनन्स बरसाए, कश्तियों को टक्कर मारी और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और एक आम पाकिस्तानी शहरी सैयद उजैर निज़ामी भी शामिल हैं। ये वाक़या पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इसराइल किस हद तक इंसानी हमदर्दी को एक जुर्म बना चुका है। ये सवाल भी अहम है कि अगर स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के पोते और यूरोप एशिया के सैकड़ों कारकुनान भी महफूज नहीं, तो आम फ़लस्तीनी किस पर भरोसा करे? आम फ़लस्तीनी की हालत क्या होगी? क्या ये खुला सबूत नहीं कि इसराइल गजा को दुनिया के सामने हर हद से गुजरने को तैयार है? इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा सबक यही है कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का इस वक्त इम्तिहान है। अगर आज इमदादी जहाज रोकने वाले बाज ना आए तो कल शायद कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन से आगे इंसानियत की खिदमत के लिए कदम ना बढ़ा सके। सवाल यह है कि दुनिया कब जागेगी और खित्ते में इंसाफ, इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की पासदारी का परचम बुलंद करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा दोहराया है और गजा का गैर कानूनी मुहासरा ख़त्म करने और इंसानी इमदाद की आज़ादाना तरसील पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। सवाल ये होगा कि वो अमन मंसूबा, जिसमें बहुत से इबहाम मौजूद हैं, क्या यही इसकी नाकामी का बाइस भी बन सकता है? और अगर ऐसा होगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अपने पैनल के साथ ये सवाल रखेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कतर पर जो हमला हुआ अमरीकी अमन सलामती के लिए अब वो ख़तरा समझा जाएगा। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, ये क्या मामला है और ट्रंप ने अचानक ऐसा क्यों किया? इन तमाम मामलात पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए सैयद हमजा रिफ़त साहब, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, डिफेंस एनालिस्ट मौजूद होंगे और नसीर वाग़ साहब ने स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है। हमजा रिफ़त साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, सवाल सबसे पहला ये है कि इसराइल ने ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, इस पर हमला कर दिया है। बैनुल-अक़वामी और समंदरी रवायात और कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्या इंसानियत के लिए दवा और अद्वियात पहुँचाना और खुराक पहुँचाना, क्या ये बहुत बड़ा जुर्म है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल भी हैरानगी का इजहार नहीं है। ये इजराइल का एक स्टैंडर्ड वतीरा रहा है, हमेशा से रहा है। और ह्यूमैनिटेरियन एड की हम लोग बात कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट करना ये तो एक स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडा है नेतन्याहू हुकूमत का। और हम बात ये कर रहे हैं कि ये छोड़ दे इस डिबेट को, कितने नॉटिकल माइल्स के अंदर वो ये फ्लोटिला आ गया है, क्या यूएन क्लॉज को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इजराइल ने एक इखलाकी जवाज खो दिया है अपने पूरी ये जो जेनोसाइड की स्केल को अगर हम देख लें कैजुअल्टी टोल आप उठा के देख लें, कितने हमास ऑपरेटिव्स को उन्होंने कत्ल किया। ये बेसिकली मासूम बच्चों को, मासूम जो है खवातीन को, डिसेबल्ड लोगों को जिनके घर लेवल हो चुके हैं। 95% ऑफ गाजा हैज बिकम डिसफंक्शनल। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब इजराइल एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय को टारगेट करता है, हमें याद रहना चाहिए कि 2010 के अंदर जब गाजा फ्रीडम फ्लोटिला गया था तो इसी किस्म की इन्होंने एक जो है कार्रवाई की थी। दे स्टार्टेड शूटिंग एट द कॉन्वॉय, और कॉन्वॉय को शूट करने के बाद जो टर्किश जर्नलिस्ट को उन्होंने और बहुत सारे लोगों को जाके उन्होंने प्रिजन के अंदर बंद किया था। इट टुक जॉर्डन्स इंटरवेंशन, क्योंकि जॉर्डन उर्दन की सफारती ताल्लुकात है इजराइल के साथ, टू स्टॉप देम। और तुर्की ने भी फिर अपनी जो है उस वक्त भी अर्दोगान की हुकूमत थी, उन्होंने अपने जो सफारती ताल्लुकात है उनको जो है डाउनग्रेड कर लिया था। पर हमें क्यों हैरानगी होती है इस चीज के ऊपर? आपका जो सवाल है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर क्या होगा, देखिए यूएन के अंदर जो है सिर्फ एक रेटोरिक चलेगा। हम कह सकते हैं मुजम्मत होगी, डिमार्शेस होंगे मुख्तलिफ मुल्कों के, वो बेसिकली इशू करेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्डेमनेशन, जिसका पाकिस्तान ने खुद किया है। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप होगा, क्योंकि जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह से
है वो सेटलमेंट एंटरप्राइज है, ये जो बड़ी बड़ी कोऑपरेशंस है वेस्ट मगरबी ममालिक के अंदर जिनके सफारती तौर पे तो उन्होंने सफारती ताल्लुकात फलस्तीन के साथ बना लिए हैं, पर वो कोऑपरेशन सेटलमेंट एंटरप्राइज को फंड कर रही है। वो जो सेटलर्स है वो जाके फलस्तीनियों को जाके कत्ल गारत कर रहे होते हैं। तो स्टेटहुड की तो बात, ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर प्लान है, उसके अंदर फलस्तीनी स्टेटहुड की तो बात ही नहीं की गई। और एक आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप सिचुएशन को ओवरऑल देखें, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है जो मैरीलैंड बेस्ड न्यूज एजेंसी है, उस एक्सियोस की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि नेतन्याहू ने आखिरी कुछ मिनटों के अंदर, घंटों की भी बात नहीं करें, मिनटों के अंदर शिकों को चेंज किया है। और उसकी जो नई शिक ये है कि इजरायली फोर्सेस जो है वो गाजा के अंदर रहेंगे, उनके पास वीटो पावर होगा। ये जो अमन मंसूबा है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाक़िह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वाक़िह साहब, आप इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं और किस एंगल से आप देखते हैं ये जो इसराइली बर्बरियत है, जो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जिस तरह से रिफत साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, हम हैरान भी नहीं है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो ये है कि ये चैलेंज है पूरी दुनिया के उन ममालिक के लिए जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन बनते हैं। सही है। अरसा दराज से वो अपनी आंखें, कान, नाक और दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं ना, अंधे, गूंगे और बहरे होकर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इसराइल की बर्बरियत एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ है। अगर यही बर्बरियत किसी और गैर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ होती तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब देखना यह है कि जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, अगर उनसे हम किसी किस्म की कोई उम्मीद लगा कर बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है कि मुसलमान दुनिया के लिए तो ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। पहले तो हमें अपनी मुसलमान दुनिया की जानब देखना चाहिए कि वो गज़ा के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं सलाम पेश करता हूँ मुश्ताक अहमद जो साबिक सेनेटर है, उन जैसे वो लोग, और सैयद उज़ैर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तली पे रख, हथेली पे रख के जो लोग उस समंदर के अंदर इतने खौफनाक हालात में इस वक्त, और उनको पता है ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, बड़ी क्लियर बात है कि वहाँ से ज़िंदा बच के आना एक बहुत बड़ा मुजज़ा है। देखें आम लोगों के साथ जो इसराइल कर रहा है वो भी देख लें। अब ये जो फ्लोटिला है, सारी दुनिया को पता है, तमाम लोगों को, कि इसके अंदर खुराक है, इसके अंदर दवाइयाँ हैं, इसके अंदर ज़रूरी सामान है, उनकी इमदाद का सामान है। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से वो इसके ऊपर हमला आवर हों। लेकिन इसराइल ने जो ये हमला उनके ऊपर किया है, उनकी फोर्सेस ने, तो कितने मुल्कों ने उसको कंडेम किया है? बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैं उन मुल्कों की हुकूमतों की बात कर रहा हूं। वाक़ई साहब, कंडेम तो किया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब कंडेम से बात आगे जानी चाहिए, अमली इक़दाम होने चाहिए। हमजा साहब, पाकिस्तानी जो हमारे साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, इसके साथ साथ एक पाकिस्तान आम शहरी उज़ैर निज़ामी, इनका जिक्र हम ज़रूर करेंगे। एक छोटा सा कारोबार ये करते हैं और एक लौते अपने माँ बाप के चश्मो चराग हैं ये उज़ैर निज़ामी जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों भी उस फ्लोटेला में मौजूद थे और गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मजम्मत भी की जा रही है, दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद को सिफारती सतह पर अब कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, इस वक्त हमारा इक्वेशन जो है वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से हमें रिले कर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारा इक्वेशन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उनके जो मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी है, मशरिक़ वस्ता की जो पॉलिसी फेल हो रही है, उसकी निशानदेही ना की जाए। मेरे ख्याल से फ्लोटेला का हमें याद रहना चाहिए, 2010 में जब ये अटैक्स हुए थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी हमारे यहाँ, और हमने मजम्मत की थी, बड़े आप कह सकते जोर शोर से हमने मजम्मत की थी। और ये सिर्फ मजम्मत करना काफी नहीं होगा। अब ये बेसिकली ये जो फ्लोटेला की वजह से जो सीज फायर की भी जो हमायत हम लोग बहुत सारे मुसलमान ममालिक कर रहे हैं, वो भी जेपर्डी के अंदर आ चुकी है। अब बात सीज फायर की नहीं है, अब बात ये है कि इजराइल का जो असली चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने और मजीद बेनकाब हो चुका है। वैसे अच्छा, इससे पहले जो बात कर रहे थे, चलिए हम कॉन्टेक्स्ट को भी देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, उसके बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ ट्रंप की गुफ्तगू हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि ये मीटिंग मेरे लिए रही है। उसके बाद हमने देखा कि ये अमन मंसूबा पेश किया गया है ट्रंप की तरफ से। इस पूरे सिनेरियो में अगर प्योर इंटेंशंस होती तो ये फ्लोटेला जो इमदाद के लिए जा रहा था, आपको नहीं लगता था कि इसको वहां तक पहुंच जाना चाहिए था और इमदाद वहां पे पहुंचनी चाहिए थी? पता चलता कि इंटेंशंस प्योर हैं और चाहते हैं कि वहां पे अमन कायम हो और मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर हों।
हमजा जी साहब। डेफिनेटली पहुंचना चाहिए था। जी जी बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचना चाहिए था, क्योंकि एक सीज फायर एग्रीमेंट की तरफ हम पहुंच रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर काफी क्लियर कट बता दिया गया था कि द जेनोसाइड कैन नॉट कंटिन्यू। यूएन की स्पेशल कमेटी ने इस चीज का जिक्र किया है कि लार्ज स्केल जेनोसाइड हो रहा है। अब ह्यूमैनिटेरियन एड की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्लोटिलास क्यों जाते हैं गाजा? क्योंकि वो ओपन एयर प्रिजन है, वो बेसिकली ऑक्यूपाइड हो चुका है। फ्लोटिलास का जाना इस वजह से है कि जो मिस्र के साथ जो बॉर्डर है रफा क्रॉसिंग, वहां से जब कोई इमदाद आता है तो इजरायली स्नाइपर्स जाके शूट करने शुरू कर देते हैं उन लोगों को, बेचारे जो एड के कहते हैं कि टेररिस्ट को आप क्यों इमदाद दे रहे हैं। इसी वजह से तो फ्लोटिलास आते हैं, और ये फ्लोटिलास 45 कंट्रीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये अपने मुल्कों के एम्बेसडर्स गए हुए हैं वहां पे कि इमदाद दे सके फलस्तीनियों को, वो अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बेसिकली किसी, हाँ ठीक है वो टर्किश सुपरविजन के अंदर, और अपने अर्दोगान का अभी थोड़ी देर पहले बयान चलाया था, अर्दोगान ने तो काफी क्लियर कट कहा हुआ है कि इस तरह की चीजें हम नाकाबिले बर्दाश्त है। पर 45 लोगों के लोग वहां पे जा रहे हैं इमदाद देने के लिए। देयर आर नो आर्म्स, देयर इज नो एम्यूनिशन, कोई बॉम्बार्डमेंट्स के चांस नहीं, कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है इजराइल के लिए, पर इजराइल ने इसको भी निशाना बनाया है। तो उसूलन होना चाहिए था, ये उसूलन नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जब तक अमेरिका का आशीर्वाद इजराइल के ऊपर रहेगा, आर्म सेल्स रहेंगी, ये ज़ायनिस्ट रेजिम इस तरह की क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट करती रहेगी। बिल्कुल सही है वाक़िब साहब। अगर 2010 की, जिस तरह से हमजा साहब भी बात कर रहे थे, 2010 के बाद 2025 हो गया, लेकिन रवेश वही रवैया रहा। दीगर ममालिक कंडेम कर रहे हैं, इसराइल उसी बर्बरियत कर रहा है, यानी रवैया जो है वो दोनों तरफ जो है वो सेम रहा है। अगर अब भी हमने कोई अमली तौर पर इक़दामात ना उठाए, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आने वाले वक्त में क्या वाकई ये चीज़ फाइनल हो जाएगी कि अपने मुल्क के अलावा आप कहीं पे भी इंसानी इमदाद नहीं पहुंचा सकेंगे, और इसराइल इतना ताकतवर है, अमेरिका इतना ताकतवर है कि हम इमदाद उनकी मर्जी के बगैर नहीं पहुंचा सकेंगे? ये जुल्म की आखिरी हद है। आप तो 2010 और 2025 की बात कर रही हैं ना, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि ये आने वाले वक्त में भी ये रवैया जो है इनका, ये इस तरह बरकरार रहेगा कि अगर बाकी मुस्लिम दुनिया या वो ममालिक जो इनके जुल्म बर्बरियत का शिकार होते हैं वो मुत्तहिद ना हुए और इनके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े ना हुए, तो ये जुल्म जो है ये हमेशा जारी रहेगा। कैटेगोरिकली मुस्लिम ममालिक की क्या हिकमत अमली होनी? देखें, इस वक्त फिर एक बार मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। अब कतर के मामले में आ गया है ना एक नोटिफिकेशन, और उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। तो मुझे बताइए गजा के बारे में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि गजा वाले बेचारे कमजोर मुल्क हैं और उनके पास इतनी दौलत नहीं है। उनकी अहमियत, वो मुसलमान तो है ना, इनके भाई तो है ना, इनकी बहनें तो है ना, इनके बुजुर्ग तो है ना, वहां के मासूम बच्चे पैदा होते ही टेररिस्ट हैं जिन्हें हाँ, तो आप ये देखिए उनके ऊपर जितना जुल्म हुआ है, जो कुछ वहां हो चुका है, इसके बाद तो कम से कम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे होके, अभी ये जो इतना बड़ा एक इत्तेहाद बना, ये जो ट्रंप के साथ मिले जी, वहां पे हमने बड़ी मीटिंग्स की हैं और ट्रंप ने हमें बड़े वादे किए और वो 20 नुकात लिखे जा रहे थे। लेकिन जब ये नुकात लिखे जा रहे थे उस वक्त गजा में लोग शहीद किए जा रहे थे, एन उस वक्त। और आज भी देख लें, जब इस तरह की बातें भी हो रही हैं और साथ साथ वहां शहादतें भी हो रही हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक तरफ तो आप सुलह और अमन और इस मसले के हल के लिए कोई इश्यूज लिख रहे हो, कोई राइटिंग्स, और साथ साथ हमला भी जारी रहे? ऐसा नहीं होता। इस तरह अमन दुनिया में कायम नहीं हो सकता। ये इसराइल की सरासर बदमाशी है और पूरी दुनिया के अंदर वो टेररिज्म और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मंबा है। कहां वो बैठे और कहां कतर है, आप देखें वो कहां से उठा और कहां आकर उसने हमला किया। तो ये वाली चीजें। अच्छा, चलें अब हम उस मौदे की भी हमजा साहब बात कर लेते हैं। कतर से पहले तो इसराइल ने माफ़ी मांगी इस मंसूबे की अनाउंसमेंट से पहले। अमेरिका ने कहा कि आप कतर से माफ़ी मांगे। अब एक मुआहदा तय हो गया है कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा, यानी इतनी ज़्यादा कुर्बतें भी पैदा हो गई हैं। ये क्यों ज़रूरी था अमेरिका और कतर के दरमियान ये मुआहदा होना? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो अमेरिकी बेसेस हैं वो मशरिक़ वस्ता के अंदर ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कतर के अंदर है। कतर एक मेजर प्लेयर है मिडल ईस्ट के अंदर,
और कतर का एक बहुत अहम रोल रहा है अमेरिकन मिलिट्री एम्बिशन इस रीजन के अंदर उसको फॉरवर्ड करने के लिए। अल्थानी हुकूमत की और जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इक्वेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उस इक्वेशन को शैटर करने की कोशिश की थी बेंजामिन नेतन्याहू ने बुज़दिलाना हमला करके हमास के डेलीगेशन के ऊपर। उनमें से बहुत सारे लोग बच गए थे, बहुत सारे लोगों की को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये सिक्योरिटी गारंटीज क्यों जरूरत है? जी क्यों जरूरी है ये गारंटी? अव्वल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल अब कतर के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज आ चुकी है। पर बात हमास की नहीं, बात इजराइल की कोई ना कोई उन्होंने जवाब बनाना होता है, किसी ना किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट करना, यूएन चार्टर को वायलेट करना, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करना। ये जो डिफेंस पैक्ट है ये डिटर तो कर सकता है इजराइल को, पर साफ सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की ड्यूलिस्टिक पॉलिसी है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी गारंटीज लेके आएंगे, हम अब्राहम अकॉर्ड्स करेंगे, हम चाहेंगे कि एक्सपैंड होता रहे ये चीज। दूसरी तरफ आपने एक जेनोसाइडल रिजीम को आर्म किया हुआ है, उनको सियासी, मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट आप देते हैं। तो ये जो ड्यूलिज्म की जो पॉलिसी है मशरक़ गुस्सा के अंदर, इसने पूरे सिक्योरिटी इक्वेशन को उल्टा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इजराइल इस वक्त कतर के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि नेतन्याहू की अगर आप स्टेटमेंट को उठा के देखें, उन्होंने कहा था कि कतर को टेररिस्ट को हार्बर नहीं करना चाहिए। अभी वो नहीं अटैक करेगा और ये सिक्योरिटी गारंटी बहुत पहले से आ जानी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बात वही आ जाती है कि यूएस की पॉलिसी मशरक़ गुस्सा, और हम पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए जस्ट बिकॉज इंडिया के साथ डी एस्केलेट हो गया इसका मतलब हरगिज नहीं ये बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। इट्स अ कंप्लीट आप कह सकते हैं फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। अब आके सिक्योरिटी गारंटीज आप कतर को दे रहे हैं, उसका क्या फायदा? नुकसान तो हो चुका है। अच्छा ठीक है वाक़ई साहब, सिक्योरिटी गारंटी अब तो दे दी गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुआहदे से पहले भी कतर इस खुशफहमी का शिकार था कि उस पर हमला नहीं हो सकता, और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसका दिफा करेगा? अगर तब हमला हो गया तो क्या अभी ट्रस्ट किया जा सकता है इस सिक्योरिटी गारंटी के बाद भी? सारी दुनिया को पता है कि कतर के अंदर अमेरिका का कितना बड़ा अपना एक फौजी अड्डा कायम था और आज भी है, और उसकी मौजूदगी में अटैक हो गया। उसकी मौजूदगी में अगर अटैक हुआ है, बताइए दुनिया की वो कौन सी एजेंसी है, वो कौन सा इदारा है जिसने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि इस अटैक से पहले अमेरिका को पूरी तरह लूप में लिया गया, इत्मीनान में लिया गया, उसको लम्हा बलम्हा एक एक चीज़ का पता था। ओ भाई ये बातें तो अपनी जगह हैं। आप ये देखें कि जिन ममालिक की उन्होंने एयर स्पेस यूज़ की है, उन जहाज़ों ने, उन जंगी जहाज़ों ने, वो मुस्लिम ममालिक थे। इससे बड़ा और दुख की और क्या बात है भाई? कितने मुआहदे कर लेंगे बताएं ना, एक साइन कर लिया है ना, जब मर्जी वो उससे मुकर जाएं। भाई जो मजबूत और ताकतवर होता है ना, उसका कोई मुआहदा नहीं होता दुनिया में। मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियर बता रहा हूँ, जो मजबूत होता है, जो मतलब जिसके पास पावर होती है ना, वो कहता है कौन सा मुआहदा, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, या वो कह देता है मुझे तो पता ही नहीं था। इसमें भी तो अमेरिका ने ऐसा ही कहा ना कि मुझे पता ही नहीं था, और मजलूम पिसते हैं। और हाँ, और अब देखिए दोबारा अगर हमला हो जाता है कतर पे, खुदा न खासा, तो अमेरिका कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था। मुझसे कोई इसराइल ने पूछा है हमला करते वक्त? मैं हाँ उसको डांटता हूँ। जैसे एक घर में ना बाप अपने बड़े और छोटे बच्चे को कहता है मैं छोटे को डांटता हूँ, उसने बड़े के साथ ये किया, और बड़े को कहता है मैं इसको डांटता हूँ, उसने बदतमीजी क्यों की। ये बिल्कुल ये काम अमेरिका कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बाद में कहता है किसने ऐसा क्यों किया है, मैं ये करता हूँ, अब आप मेरे से बैठ के एक साइन करा लें, बस जी अब तो हम एक हो गए और अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। भाई कौन एतमाद करेगा? कोई एतमाद नहीं कर सकता अमेरिका के इस तरह की बातों को। बिल्कुल ऐसी एक तरफ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो इसी तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट किया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पे जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत किया, और उन्होंने एक मुतालबा भी किया। वो मुतालबा क्या है और पाकिस्तान का इस पे क्या मौक़िफ़ है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजम्मत की है जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। हमजा साहब, सवाल यहाँ पे ये भी है कि पहले जो मंसूबा पेश किया गया मुस्लिम ममालिक की तरफ से, उसका खैर मकदम किया गया और पाकिस्तान की तरफ से भी उसका खैर मकदम हुआ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ कंफ्यूज कर गई वहाँ पे कि इस मंसूबे में इसके जो नुकात हैं इसमें खासे इबहाम मौजूद हैं। फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत के हवाले से भी, इसराइली फ़ौज के इनखला के हवाले से भी, और अब ये मुस्लिम ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें तरमीम की जाएँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि पहले इस तयशुदा मंसूबे
को तस्लीम किया गया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसमें तरमीम की जाएँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, कोई ऑप्टिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, क्या कहेंगे आप? कि उसमें मैं जिस तरह पहले जिक्र कर रहा था, एक्सियोस की रिपोर्ट है, एक्सियोस एक न्यूज़ यूएस में मैरीलैंड के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक्सपोज किया है कि नेतन्याहू ने एंड में जाके ये पूरे जो 20 पॉइंट एजेंडा है उसकी शिकों को बदला है और शिकों को इंसर्ट भी किया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि विड्रॉल की बात की जा रही थी कि हमास के पास जो प्रिजनर्स हैं और हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं और इजराइल के पास जो प्रिजनर्स हैं वो प्रिजनर स्वैप हो जाएगा और फिर इजराइल का मुकम्मल तौर पे विड्रॉल हो जाएगा। वो भी थोड़ा सा कंटेंशियस था इनिशियल प्लान के अंदर। एक्सियोस ने ये कहा है कि नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल को वीटो पावर दी जाए कि अगर प्रिजनर स्वैप हो भी जाए, अगर उनको लगता है कि कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो वो वीटो कर सकते हैं और वो वहीं पे रह सकते हैं गाजा के एन्क्लेव के अंदर। सवाल ये उठता है ये किस किस्म का पीस है? बिल्कुल ऐसे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने इसी चीज का जिक्र किया था, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था, कतारी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से मजम्मत आई है कि ये वो ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं है जिससे ये ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं है जो कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को भी दिखाया गया था और वो एग्रीमेंट जिसको उन्होंने तस्लीम किया था। वाक़ई साहब, अब हमने करना क्या है? पाकिस्तान को, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मंसूबे को जब अनाउंस किया गया तब भी तारीफ़ हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ हुई, फिर तारीफ़ हुई सिपा सालार की भी। हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और सिफारती महाज पे हम बहुत अच्छे से अपना मुकदमा भी लड़ रहे हैं। गज़ा के इस मुकदमे को और ये ख़ास तौर पे जो फ्लोटिला पे हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, हमने किस तरह से इसको लेके चलना है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इसकी मजम्मत ज़रूर की है कि ये जो हमला हुआ है ये किसी भी तरह बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ठीक नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। एज ए हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ये उनका फ़र्ज था। ज़ाहिर है एक मुसलमान मुल्क के वो वज़ीर आज़म है और उनके मुंह से यही अल्फाज निकलने चाहिए थे। लेकिन देखना यह है कि अमली तौर पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जब तक हम जाके अमेरिका के ऊपर ये वाला प्रेशर नहीं डालेंगे कि अगर हमारे उनके सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो हमें यही प्लेटफॉर्म यूज़ करके उनसे इस चीज़ को मनवाना चाहिए कि पहली बात तो ये कि वो जो 20 नुकात थे वो किसने लिखे, कहाँ लिखे, किसने उस पे दस्तखत किए, नेतन्याहू ने उनमें तब्दीलियां कैसे कर ली? बिल्कुल ये कौन सा ऐसा नई बात है कि आखिरी वक्त पे उसने तब्दीलियां कर ली? ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं उस तरमीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, उसमें ट्रंप के दामाद भी शामिल है, तो फिर अल्टीमेटली ट्रंप को भी पता होगा। जी यकीनन, देखिए वो सब लोग एक हैं। हम मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनने की क्या जरूरत है? उनके मफादात एक, इसराइल एक एक कदम उनसे पूछ के उठाता है। अमेरिका में और इसराइल में आप मुझे बताइए क्या फर्क है? सारी चीजें तो एक हैं। जहां उनके दामाद उनके साथ मिले हुए हैं, हम लोगों की तो वो कोई अहमियत नहीं समझते। मैं एक बात हम देखें ना, हम बार बार कहते हैं जी उसने आखिरी वक्त में वो नुकात तब्दील कर लिए, तो मुझे ये बताइए जो मुसलमान ममालिक को वो दिखाए गए थे तो किसी मुसलमान मुल्क के सरबराह ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे कि ये तब्दील ना हो? कोई ये भी तो बताए ना कि वो तब्दील हो गए थे, हमने साइन किए, कोई पैक्ट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम सुन रहे हैं 20 नुकात पे जी बात हुई थी, बाद में जी नेतन ने वो तब्दील कर लिए। भाई नेतन कैसे तब्दील कर सकता था? इसका मतलब है उसमें बहुत बड़े लूप होल्स थे, बहुत बड़ी कमजोरियां थी, फिर कोई सही तरह वो एग्रीमेंट लिखा ही नहीं गया। मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरफ एग्रीमेंट हो रहे हैं, 20 नुकात हो रहे हैं, साथ साथ शहादतें हो रही हैं, यानी उन्होंने अपने हमले कायम रखे हुए हैं, वो शहादतें रोज करते हैं, उनको मारते जा रहे हैं, वहां तबाही और बर्बादी फैल रही है, और उधर बैठे हैं जनाब आराम से न्यूयॉर्क में और आपके तो हमजा साहब, ये मंसूबा जो है वाकई ये पीस का, अमन का दरवाजा खोलेगा या ये एक चाल है? इजराइल की हिस्ट्री उठा के आप देख लेना, सीज फायर्स के ऊपर कौन से उन्होंने अमल दरामद की है, और मैं नेतन्याहू की हुकूमत की तो बात ही नहीं कर रहा। खैर इस हुकूमत का ये यानी उनका इस वक्त सिर्फ मकसद ये है यरगमालियों की रिहाई, वही बात जो अक़वाम मुत्तहिदा में जब खिताब किया ट्रंप ने तो भी बार बार दोहराई कि हम यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। उस वक्त भी उन्होंने शहादतों का जिक्र नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं किया जो गजा की सूरत हाल है उस पर।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मुसलमान मुल्कों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं पीस प्लान में बिलीव करता हूँ। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जाके कहते हैं कि हॉस्टेजेस को जब तक हमास रिलीज नहीं करेगा अमन नहीं आ सकता। वही डुअलिज्म वाली पॉलिसी है। और इसके साथ जैरेड कुशनर के साथ साथ उनका जो मिडल ईस्ट का जो पीस एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, वो जो सबसे बड़े ज़ायनिस्ट वो खुद है, उनके साथ भी मुज़ाकरात करके जो है ये शिकों को बदल दिया गया था। मैं आपको सिंपल से ये बात बता देता हूं कि अगर हम देख लें ट्रंप का ओवरऑल ओरिएंटेशन एग्जैक्टली क्या है, इजराइल की क्या है, सीज फायर को इजराइल की जो हुकूमतें थी, एहुद बाराक की हुकूमत हो, गोल्डन मायर की हुकूमत हो, अगर माजी में चले जाए, उन्होंने उसको सिर्फ इस्तेमाल किया है रीआर्म करने के लिए, उसके बाद और ज्यादा कत्लो गारत करने के लिए। 1948 के नक्बा से फलस्तीनियों का कत्लो गारत हो रही है। 2021 में अभी जो इससे पहले वाला एपिसोड था, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद वो दोबारा से जेनोसाइड करते हैं। इजराइल का सीज फायर एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और मैं जब ये एग्रीमेंट आया था तो मैं तो साफ कह दिया था कि फलस्तीनियों के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे जो मसला है वो जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, उसके बाद है सेटलमेंट्स, उसके बाद है पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस, उसका रेफरेंडम करवाना। ये चीजें नहीं खत्म होंगी तो रिलीफ तो चलो ठीक है, क्योंकि हम सब ह्यूमैनिटेरियंस हैं, हम चाहते हैं कि फलस्तीनियों के लिए रिलीफ मिल जाए, पर अंडरलाइन जो वेरिएबल्स वो तो चेंज नहीं हो जाते। अच्छा, ये मंसूबा पेश किया गया है नाजरीन, और ये कहना गलत नहीं होगा, ये मंसूबा इम्पोज किया गया है क्योंकि धमकी भी दे दी है, ट्रंप ने भी धमकी दी है, नेतन ने भी धमकी दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब अगर ये मंसूबा कामयाब नहीं होता और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गज़ा तक इमदाद पहुंचाने वाला जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला था उस पर इसराइल का हमला, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से आप देखते हैं ये इकदाम जो इसराइल की तरफ से किया गया है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर जो हमला किया गया है, सर किस तरह से आप देख रहे हैं? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इसको कंडेम तो कर रही है लेकिन अमली इकदाम कोई अभी नज़र नहीं आ रहे। जी देखिए, बिल्कुल पहले भी ये इसी किस्म का हमने देखा था रवैया, जब एक और फ्लोटिला ने कोशिश की थी इस ब्लॉकेड को तोड़ के एड पहुंचाने की, और ये चूंकि एक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने का मामला था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बैनुल-अक़वामी लीडर भी हैं, इसमें कोई पार्लियामेंटेरियंस भी थे और ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट भी हैं जो ग्लोबली रिनाउंड है। उन सब ने ये कोशिश की है, मगर इजराइल चूंकि आपको मालूम है कि उसने ये एक किस्म का क्वारंटाइन किया हुआ इलाके को, और उसको फिर उन्होंने फ्लोटिला को बोर्ड किया है और उसको ले गए हैं साथ। तो ये उनकी जो इस्टेब्लिश पॉलिसी है ये उसके तहत है। इसको पूरी दुनिया कंडेम तो कर रही है, मगर कोई इसका फोर्स करना इसको थ्रू नेवल मीन्स वो किसी भी ना इस्लामी किसी मुल्क ने कोई प्रैक्टिकल टेंजिबल इसमें मदद की है ना दुनिया ने, और इसकी वजह से जो उनका जो स्टांस है वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा हो, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ हो, इसराइल ने उसकी हमेशा हमने देखा है कि धज्जियाँ ही उड़ाई हैं और कोई बात नहीं मानी है, लेकिन अभी क्या मुमकिन हो सकता है? दुनिया किस तरह से कंडेम करने के अलावा अमली इक़दाम क्या उठा सकती है? देखिए, दुनिया तो ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट बेबस है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप जो वीटो विल्डिंग कंट्रीज की है उसकी वजह से। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की अक्कासी करता है, विच इज़ अ अनफेयर वर्ल्ड। जब सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाता है तो ये अमेरिका वीटो हो जाता है, और वो वीटो जो है वो इंडिकेटिव है कि देयर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जहाँ तक जनरल असेंबली का ताल्लुक है तो 150 के लगभग ममालिक ने जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसके हक में वोट दिया है, मगर वो कोई दरख्वास्त इतना नहीं डाला जा रहा। इसकी वजह यही है कि जो इन्फोर्सेबल रेजोल्यूशंस होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल की होती हैं, तो ये बदकिस्मती से एक अनफेयर अनलेवल प्लेइंग फील्ड की अक्कासी करता है। मगर राय आमा चूँकि काफ़ी दुनिया की इस जुल्म के खिलाफ हो चुकी है, इस नस्ल कुशी को सब ने कंडेम किया है, प्रेशर बहुत है। अमेरिकी सदर ने उस प्रेशर के अंडर आके इसकी एक कोशिश की है जिसके तहत कि अभी इन्होंने 20 नुकाती मंसूबा दिया है, और इस मंसूबे में भी बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिन पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, इवन खलीजी उसमें इब्हाम है, मगर एटलीस्ट वो जो
فلسطینی ہیں جو غزہ کے مقیم ہیں، جو قتل و غارت اور بربریت اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں تھی. ان کو لیکن تو صاحب ایک طرف امن منصوبہ پیش کرنا، دوسری طرف یہ اقدام کہ جو ایڈ جاری ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اسرائیل کی یہ ہٹ دھرمی ہے. تو یہ کیا ہمیں میسج دے رہا ہے یا پوری دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے کہ وہ جو امن منصوبہ تھا اس میں پیور انٹینشنز ہیں پھر؟ جی دیکھیے، ہمیں ابھی تک تو یہ سارا جو غزہ کا معاملہ ہے اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے دنیا میں، اور اگر اس کی پشت پناہی ہو کسی ویٹو ویلڈنگ پاور کی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس فیصلے کو انفورس کروانا. اور اس میں سنسیئرٹی کے بجائے زیادہ فورس نظر آتی ہے، کوئی پبلک جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کے تحت آ کے جو کمپلیٹ انیکسیشن کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل، میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہوئے یہ منصوبہ دیا ہے. کیونکہ وجہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غزہ کو کمپلیٹ قبضہ کر لینا ہے، بے دخل کر لینا ہے فلسطینیوں کو، اور مصر کی جانب ان کو دھکیل دینا ہے. وہ ورسٹ کیس سینیریو تھا، اور اس کے بعد وہ ویسٹ بینک کو بھی انیکس کرنے کی طرف جا رہے تھے. مگر اس وقت اس میں ایٹ لیسٹ ایک سیمبلنس ہے ٹو لیو اینڈ فائٹ اندر ڈے، کہ ایٹ لیسٹ ایک ٹرانزیشنل اتھارٹی بنے، فلسطینیوں کو بے دخل نہ کیا جائے، وہ اپنے علاقے کے مالک رہیں، اس میں سٹیک ہولڈر رہیں، اور فیوچر کوئی ایسا بندوبست اتنے بنتا ہے. کمزور، اتنے لاچار ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں. واقع صاحب بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو دنیا ہے وہ فلسطینیوں کو غلام بنانے کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس پر کیا ایسی خاموش تماشائی بنی رہے گی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھے گی اور کہے گی برا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، بس یہ کافی ہوگا؟ بس کہنے کی حد تک ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 20 نکات کا پوری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے اس میں کہیں فلسطینی ریاست کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جتنا پیکٹ لکھا گیا ہے، جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں، اس میں فلسطینیوں کے حق کو تو دیکھا ہی نہیں گیا. یعنی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ فلسطین بھی ایک علیحدہ ریاست ہے، جو کہ فلسطینیوں کا، غزہ کے رہنے والے لوگوں کا وہاں حق ہے. میں آج آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 20 کے 20 نکات جو ہیں وہ شاید فلسطین کے لیے کسی حد تک بامر مجبوری قابل قبول ہوں. کیوں؟ کہ وہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، وہ تھک گئے ہیں لڑ کے. عام لوگوں پر جب حملے ہوتے ہیں، بچوں پہ، عورتوں پر، دیکھیں نا یہ فوجوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے. ابھی وہ نکات امینڈ کیے گئے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں اس کے باوجود اس منصوبے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. جو دائیں بازو کا دھڑا ہے وہ نیتن یاہو کو کنڈیم کر رہا ہے کہ آخر یہ منصوبہ بھی کیوں پیش کیا گیا. آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے کہ ابھی یہ پورا ان کے حق میں ہے. ہاں، اسرائیل کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس منصوبے کو، یعنی وہ ذرا سی بھی جو ہے وہ حمایت یا کوئی ہمدردی جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے نہیں رکھتے. وہ اس چیز کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کیوں کوئی بات کر رہے ہیں ان کے حق میں. مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ مکمل طور پر خالی ہو جائے اور یہ مکمل جو ہے ریاست ختم ہو جائے اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں اور ان کو دوسرے ممالک میں دھکیل دیں. اس کے علاوہ اسرائیل تو کوئی یہ بات قبول ہی نہیں کر رہا کہ اسرائیل کی ریاست قائم رہنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ان 20 نکات کا پہلا نمبر 1 نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی ریاست قائم رہے گی. آگے بتائیں اور کیا کیا شرطیں رکھنی ہیں. یہ شرط ہرگز اس میں نہیں. حمزہ رفعت صاحب، اقوام متحدہ ہو جائے، بین الاقوامی عدالت انصاف ہو جائے، OIC ہو جائے، یہ تنظیمیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اگر اسرائیل کو یہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تو پھر ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کریڈیبلٹی تو ختم ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. آپ خود دیکھیں نا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس نکالے ہوئے ہیں بنجامن نیتن یاہو کے لیے، یوآف گلانت کے لیے، اتمار بن ویر، بزالل سموترچ، اور ساتھ ساتھ حماس کے کچھ آپریٹرز کے بھی اریسٹ وارنٹس نکالے گئے. اور اسرائیل تو اسی چیز کے اوپر فوکس کرے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ خاموش ہے. کیوں؟
ICC की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है, वहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, वो वीटो पावर की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं सुनाते, तो ICC की क्रेडिबिलिटी को भी इजराइल ने बेसिकली they've thrown it into the trash। सिंपल सी बात ये है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर माइट इज़ राइट वाली सारी बात है, रियल पॉलिटिक वाली बात है, रियलिज्म वाली बात है, एक सुपर पावर है। और कितनी दफ़ा हम ये मनाज़र देख चुके हैं कि फ़र्ज़ करें कुछ साल पहले अल जज़ायर ने जब रेजोल्यूशन पास किया था, जब जेनोसाइड अपने अरूज के ऊपर था, अल जज़ायर ने रेजोल्यूशन जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रख दिया था, एक ही वीटो पावर आया था, उसने हाथ खड़ा कर दिया था जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, वो ख़त्म हो चुका था सब कुछ। अब ये जो सीज़ फायर है ये इम्पोज कर रहे हैं, इसकी जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इसका मॉनिटरिंग बोर्ड है उसमें सबसे बड़ा जो फर्द हो गया डोनाल्ड ट्रंप के बाद फॉर्मर UK प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर है, जिनकी ही हैज इराकी ब्लड ऑन हिज हैंड्स। एग्जैक्टली। चिलकॉट रिपोर्ट जो 2016 की निकली थी, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के अंदर नहीं है, कोई इखलाकी जवाब नहीं बनता कि जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने और टोनी ब्लेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म की, उसके ऊपर वो कभी आंसरेबल नहीं हुए। अब ट्रंप ने इनको ये जो मॉनिटरिंग बोर्ड है उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया है, और टोनी ब्लेयर की आप वो ओवरऑल उनके एजेंडा को उठा के देखें, वो तो हमेशा माइनस हमास गाजा चाहते थे। और एक और बात मैं आपको ये कर दूं, माइनस हमास गाजा नहीं हो सकता, हमें हमास पसंद है नहीं पसंद, हमास एक पॉलिटिकल रियलिटी है गाजा के अंदर, यूनिवर्सली उनको कंडेम नहीं किया गया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ अमेरिका ने किया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों ने भी उनकी मिलिट्री विंग को कंडेम किया हुआ है। यही सवाल ब्रिगेडियर साहब के सामने रखना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम मंसूबा जो 20 नुकात पेश किए, आपको लगता है कि हमास इनको एक्सेप्ट करेगा? और लिटरली अगर हम कहें कि क्या ये मुमकिन है कि हमास सरेंडर कर दे और कह दे ठीक है यरगमालियों को रिहा भी कर लें, आपकी फ़ौजें भी यहाँ पे कायम रहें, जब तक आपका दिल करता है, अगर कोई मसला होता है तो फ़ौजें वापस भी आ सकती हैं और हम सरेंडर कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये मुश्किल लग रहा है इस वक्त, मगर चूंकि वो जो विक्टर होता है और जो डिफीटेड होता है उसके दरमियान एक डायलेक्टिक होता है। आप जो डिफीटेड होता है वो इम्पोज नहीं कर सकता। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि क्या अभी तक इजराइल ने कामयाबी हासिल की है या नहीं। द फैक्ट इज मिलिट्री टर्म्स में वो काबिज हैं इस वक्त नॉर्थ गाजा पे, इवन दीर अल बला सेंट्रल गाजा पे उनके बहुत ट्रुप्स ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है, और बहुत मुख्तसर सा कुछ इलाका है जहाँ पे इस वक्त हमास की प्रेजेंस है, मे बी टनल्स में, और उस सूरत में उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की शराइत पे बगैर किसी रेजिस्टेंस के मानने को तैयार होंगे। मगर अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ऑप्शंस क्या है उनके पास? ऑलरेडी ममालिक हैं इजिप्ट जैसे, तुर्की जैसे, जिन्होंने इतराज़ किया है कि उन्होंने जो प्रोविजो डाला था कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगा इसमें UN के एजिस के तहत आना चाहिए, मगर वो बाद में एडिट्स किए नेतन्याहू साहब ने, और उनकी इन डेफरेंस टू हिज विशेस उन्होंने बहुत सी इसमें चेंजेस किए हैं, जो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर ये मंसूबा नहीं माना जाता तो क्या इसको जवाब बना के मजीद बर्बरियत हो सकती है? क्योंकि जस्टिफाइड वो इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि हमने तो कहा था मान लें, नहीं मान रहे तो अब हम ये सब कुछ कर रहे हैं फिर से। जी, अनफॉर्चुनेटली वो हो सकती है। वो फिर एक जस्टिफिकेशन भी होगा कि एक किस्म का फिग लीफ होगा इजराइल के लिए कि देखिए हमने तो कोशिश की थी, वो नहीं माने, इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है, हमें जाना है। सो ये एक किस्म का बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, सईद हमजा साहब और नसीर वाक़िद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इख्तिताम इस नोट पे करूंगी कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला सिर्फ इमदादी मिशन पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। इसराइल की ये बर्बरियत आलमी कवानीन की तौहीन और इंसानियत के ज़मीर पर एक स्याह दाग है, और अब वक्त आ गया है कि दुनिया महज मजम्मत से आगे बढ़े और इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाए। खामोशी जुल्म को ताकत देती है और इंसानियत की हिफाजत आवाज़ उठाने से ही मुमकिन है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के पान।